हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल इन्वेस्टर चॉइसेस में। दोस्तों, आज हम फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक ओवरव्यू समझेंगे। किसी भी स्प्रेडशीट और एक्सेल मॉडल में क्या डिफरेंस होता है, एक्सेल मॉडल को बनाने के लिए हमें क्या क्या स्किल की रिक्वायरमेंट पड़ती है, और एक फाइनेंशियल मॉडल का एक स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब कि किस तरह से हम फाइनेंशियल मॉडल प्रिपेयर करेंगे और फाइनेंशियल मॉडल की क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि स्प्रेडशीट और एक एक्सेल मॉडल में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, स्प्रेडशीट हमारी पर्टिकुलरली एक शीट को डिफाइन करती है। जो हमारा एक्सेल होता है उसमें पर्टिकुलरली एक शीट की अगर हम बात करें तो वो हमारी स्प्रेडशीट होती है, और एक्सेल मॉडल हमारा बनता है मल्टीपल स्प्रेडशीट से। फॉर एग्जांपल मैं आपको इसको एकदम प्रैक्टिकल वे में शो करता हूँ। देखिए, ये हमारी एक स्प्रेडशीट होती है। ये हमारी पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल की एक स्प्रेडशीट है, जिसके थ्रू हम किसी भी इंडस्ट्री का एनालिसिस करते हैं। ये इंडस्ट्री का एनालिसिस हम कैसे करते हैं और हमें किस तरह से इस स्प्रेडशीट को प्रिपेयर करना है, वो हम आने वाले अपनी इसी सीरीज़ में डिस्कस करेंगे जब हम इंडस्ट्री एनालिसिस पर पहुंचेंगे। तो फिलहाल के लिए आप समझिए कि ये हमारी एक स्प्रेडशीट होती है। और हमारा फाइनेंशियल मॉडल क्या होता है, ये देखिए, ये हमारा एक फाइनेंशियल मॉडल होता है जिसमें हम ये हमारी जितनी भी सारी हमारी शीट्स है, मल्टीपल शीट्स है, इन सब शीट्स का हमें एक समराइज फॉर्म में एक ग्राफिकल पिक्चर हमें देखते ही पता चल जा रहा है कि कंपनी की 2016 में सेल्स ये है, 17 में ये है, 18 में ये है, 19 में ये है, 20 में ये है, ये कॉग्स है कंपनी का, ये एबिटा है कंपनी का, ये प्रोजेक्शंस हैं, ये हमारा ड्यूपॉन्ट एनालिसिस है जिसमें हमारा आरओई हमें पता चलता है 16 में इतना है, 17 में इतना है, 18 में इतना है, 19 में इतना है, 20 में इतना है। आपको ये प्रॉपर यहाँ पर इंट्रिंसिक वैल्यू मॉडल के अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए वो आ रही है। यहाँ पर करंट मार्केट प्राइस कितना होना चाहिए वो आ रहा है, टारगेट प्राइस कितना होना चाहिए वो आ रहा है, कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितनी लगी है, रिटर्न ऑन कैपिटल उन्होंने कितनी अर्न की है, वो सब हमें एकदम एक फर्स्ट पिक्चर में ही देखने में सब कुछ हमें समझ में आ रहा है। ये देखिए, कंपनी का बिजनेस क्या क्या है। कंपनी का स्ट्रिप फीड का बिजनेस है, ये 78%, 22% स्ट्रिप प्रोसेसिंग का बिजनेस है। कंपनी का रेवेन्यू कहाँ से आता है, 84% इंडिया से, और आउटसाइड इंडिया से 16% आता है। और ये कंपनी का नाम है अवंती फीड। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने इसका एक वैल्यूएशन किया था इस फाइनेंशियल मॉडल के थ्रू। तो हम यही सब जानेंगे कि हमें वैल्यूएशन किस तरह से करना है, किस तरह से हम अपने डिसीज़न पर पहुँचे कि हमें स्टॉक को बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है। तो ये सब हम अपने इसी सीरीज़ में जानेंगे। तो ये हमारा एक फाइनेंशियल मॉडल होता है। अब दूसरा हम बात करते हैं कि हमें किसी भी एक्सेल मॉडल को बनाने के लिए क्या क्या स्किल की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, सबसे बेसिक जो हमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी होती है एक्सेल स्किल, और दूसरी जो हमें स्किल की ज़रूरत पड़ती है वो हमारी होती है सब्जेक्ट मैटर की स्किल। लेट्स से आपको एक्सेल मॉडल बनाना है मार्केटिंग के लिए, तो आपको मार्केटिंग की नॉलेज होनी चाहिए। आपको एक्सेल मॉडल बनाना है फाइनेंस के लिए, तो आपको फाइनेंस की नॉलेज होनी चाहिए। आपको फाइनेंशियल मॉडल बनाना है स्ट्रैटेजी के लिए, तो आपको स्ट्रैटेजिक की एक नॉलेज होनी चाहिए कि कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अप्लाई करनी चाहिए। तो एक्सेल मॉडल हमारा कैसे बनता है, देखिए बेसिकली ये एक्सेल मॉडल क्या होता है। एक्सेल मॉडल हमारा एक मल्टीपल स्प्रेडशीट से मिलकर बनता है, और जब हम उसमें एक अपनी सब्जेक्ट मैटर की स्किल को ऐड करते हैं, नॉलेज को ऐड करते हैं, तो वो उस स्किल के बेस पर मॉडल बन जाता है। क्योंकि हम यहाँ पर फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर जो नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो हमें पड़ेगी फाइनेंस की नॉलेज की रिक्वायरमेंट। तो ये अब बात आती है कि हम ये स्किल्स को कवर कैसे करेंगे, हम एक्सेल को कैसे कवर करेंगे, हम फाइनेंस को कैसे कवर करेंगे। मैं आपको प्रॉपर डेटा के साथ ही एक्सेल के जितने भी फॉर्मूले होते हैं वो हम कवर करेंगे प्रॉपर डेटा के साथ, और फाइनेंस की नॉलेज को भी हम उसी डेटा के साथ अपना इंटरप्रेट करेंगे कि हमें किस तरह से फाइनेंस को इंटरप्रेट करना है, किस तरह से बैलेंस शीट पढ़नी है, किस तरह से इनकम स्टेटमेंट पढ़ना है, वो सब हम इसी अपने सीरीज़ में समझेंगे। अब तीसरा हम बात करते हैं कि हमें
हमारा जो फाइनेंशियल मॉडल होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल मॉडल किस तरह से बनाएंगे हम। तो उसके लिए ये देखिए, हम यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच का यूज़ करेंगे, जो हमारी मेनली किस इन्वेस्टिंग पर फोकस्ड होगी, वो हमारी फोकस्ड होगी ग्रोथ इन्वेस्टिंग पर। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले कंपनी का एनालिसिस करेंगे, आप देख सकते हैं। उसके कंपनी के एनालिसिस में हम कैसे करेंगे, हम क्वालिटी एनालिसिस करेंगे और फिर क्वांटिटी एनालिसिस करेंगे। क्वालिटी में हम क्या चेक करेंगे, हम मैनेजमेंट को चेक करेंगे। तो मैनेजमेंट चेक करने के लिए हम एक फाइनेंशियल मॉडल बनाएंगे। फिर हम क्वांटिटी को चेक करेंगे। क्वांटिटी हम कैसे चेक करेंगे, हम पहले क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करेंगे। देखिए क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस में हम क्या करेंगे, हम कंपनी को रिलेटिवली कंपेयर करेंगे अदर कंपटीटर से। और उस पर हमारे क्या पैरामीटर्स होते हैं, लेट्स से प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो, प्राइस टू सेल्स, इस तरह के हमारे 4-5 कुछ पैरामीटर होते हैं। उन पैरामीटर के बेस पर हम क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस करेंगे। क्योंकि और उसके बाद हम कैसे डिसाइड करेंगे क्रॉस सेक्शनल के बेस पर, फिर हम एक एवरेज निकालेंगे और फिर उस एवरेज से हम इन कंपनी को कंपेयर करेंगे। अगर कंपनी उस एवरेज के अबाव आती है तो वो हम उस कंपनी को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारी एज अ ग्रोथ इन्वेस्टिंग का पार्ट हो जाती है। उसके बाद हम यहाँ पर ये सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम टाइम सीरीज एनालिसिस करेंगे। उसमें हम रेशियोज़ को इंटरप्रेट करेंगे। रेशियोज़ को हम टाइम के साथ देखेंगे कि 2016 में कितना रेशियो था, 17 में कितना रेशियो हुआ है, 18 में कितना हुआ है, 19 और 20 में। इस तरह लास्ट 5 ईयर में हमारी क्या परफॉर्मेंस रही है, हम वो टाइम सीरीज़ के थ्रू एनालिसिस करेंगे और हम रेशियोज़ को एनालिसिस करेंगे। देन रेशियो एनालिसिस करने के बाद, टाइम सीरीज़ को एनालिसिस करने के बाद हम वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन में हमारे पास 3 अप्रोचेज़ होंगी, जिसमें हमारी फ्री कैश फ्लो होगी एक अप्रोच, जिसमें हम DDM मॉडल और DCF मॉडल की बात करेंगे। उसके बाद हमारी रिलेटिव वैल्यूएशन अप्रोच होगी, जिसमें हम रिलेटिवली कंपनी से कंपेयर करके, कंपनी कंपेरेबल एनालिसिस की, मतलब कि कंपनी को कंपेयर करेंगे अपने कंपटीटर से, सेम इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर से, जिससे कि हम एक वैल्यू डिराइव करेंगे। और उसके बाद एट द लास्ट हम क्या करेंगे, हम एक रेजिडुअल वैल्यूएशन करेंगे। रेजिडुअल वैल्यूएशन क्या होता है, ये हमें बताता है कि हमारी कंपनी ने एक्सपेक्टेशन से कितनी ज़्यादा अर्निंग जनरेट की है। ये हमारा EVA का कॉन्सेप्ट भी होता है, इकोनॉमिक वैल्यू एडिड का कॉन्सेप्ट, जो हमें बताता है कि लेट्स से कि मुझे एक्सपेक्टेशन है 10% की और मेरी कंपनी जनरेट कर रही है 20% की, तो जो ऊपर का 10%, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से एक्सीडेड 10% कंपनी ने जनरेट करके दिया है, वो मेरा एक वैल्यू एडिड हो जाता है, जो कि मेरी कंपनी की वैल्यू में ऐड हो जाता है। तो इस तरह से हम ये सारा का सारा एनालिसिस करेंगे। तो एक बार आइए मैं आपको एक बार फाइनेंशियल मॉडल का ओवरव्यू करा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि एक बार हम कैसे करेंगे, हम देखें यहाँ पर हम मैनेजमेंट, सबसे पहले हम यहाँ पर मैनेजमेंट चेक करेंगे। मैनेजमेंट चेक करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले सेक्टर को, किसी भी सेक्टर को डिसाइड करेंगे। ऑटो सेक्टर हो सकता है, बैंकिंग हो सकता है, IT हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, फार्मा हो सकता है, FMCG हो सकता है। इस तरह के जितने भी सेक्टर हैं, हम किसी भी एक सेक्टर को पिक करेंगे और यहाँ पर हम कंपनी का नाम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, ये मैंने अवंती फीड का फाइनेंशियल मॉडल प्रिपेयर किया था। तो यहाँ पे ये एक्वाकल्चर का एक सेक्टर होता है, जिसमें हमारे पास 2 कंपनीज थी, एक अवंती फीड और एक कोस्टल कॉरपोरेशन। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमें रैंकिंग देनी है। अब रैंकिंग हम कैसे देंगे, ये हमारे कुछ पैरामीटर है जिनके बेस पर हम यहाँ पर रैंकिंग देंगे। अब रैंकिंग देने के बाद हमें फाइनली एक स्कोर मिलता है। लेट्स से यहाँ पर मेरा 60% का कट ऑफ आता है, तो यहाँ पर मेरा 3.9 का स्कोर आता है और यहाँ पर मेरा 3.2 का आता है। तो हम यहाँ पर इस तरह से डिसाइड करेंगे। देखिए ये जो हमारे पैरामीटर्स है, उसमें हम कुछ वेट भी देना है। लेट्स से मुझे लगता है कि पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट किसी भी कंपनी के लिए अच्छा होता है, तो यहाँ पर मैं अपना 10% का देता हूँ। देखिए ये इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर डिपेंड करता है। लेट्स से आपको लगता है कि पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट किसी भी कंपनी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो यहाँ पर आप वेटेज को बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से आपको एक टोटल वेटेज अपनी 100 रखनी है, 100 की टोटल वेटेज होगी आपकी, और आपको यहाँ पर इन पैरामीटर्स को वेट करना है अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। इसीलिए ये मॉडल अपना इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर वेराई करता है।
उसके बाद जब लेट से हमने यहाँ पर हमारे पास 2 या 3 कंपनी, जैसे यहाँ पर मेरे पास 2 कंपनीज़ आ रही हैं, ये मेरी शॉर्ट लिस्ट होती हैं फर्दर नेक्स्ट राउंड के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्रॉस सेक्शनल करेंगे। अब क्रॉस सेक्शनल में हम कैसे करेंगे, ये हमारे इनपुट शीट आ जाती है, हमें यहाँ पर प्राइस फिल करना है। यहाँ पर ये हमारे जो हमारा ब्लू में जो भी अमाउंट है, जो भी हमारी फिगर्स ब्लू में है वो सब हम फिल करेंगे। और उसके बाद ये आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर हमारा क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस हो रहा है। तो क्रॉस सेक्शनल एनालिसिस हमें क्या बता रहा है कि उसके बाद हम यहाँ पर ये अपनी नंबरिंग करेंगे कि हमें लेट से कि ये इंडस्ट्री के एवरेज से ऊपर है तो यहाँ पर 1 लिख लिया है, उसके बाद स्कोरिंग दे दिए है 0, वो सब हम समझेंगे कि हमें किस तरह से इसको करना है। उसके बाद हम यहाँ से जब कंपनी हमारी पिक हो जाती है, लेट से हमारी यहाँ पर अवंती फीड यहाँ पर पिक हो रही है, तो अवंती फीड जैसे ही यहाँ पर पिक होती है उसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट राउंड पर अपना मूव होते हैं, जो हमारा होता है जेड स्कोर। ये आप देखेंगे ये हमारा हिस्टोरिकल फाइनेंशियल्स है, ये ऑटोमेटिकली हमारी कैलकुलेट होकर आ जाती है जब हम अपनी इनपुट शीट को फिल करते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर जेड स्कोर पर मूव होंगे। जेड स्कोर हमें बताता है कि कंपनी कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो सॉल्वेंसी की तरफ जा सकती है या नहीं जा सकती है। अब जैसे यहाँ पर हमारा एक आइडियली जेड स्कोर हमारा 3 से अबाव माना जाता है, और यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर 17.5 है, तो मतलब कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो इंसॉल्वेंसी की तरफ नहीं जाएगी। उसके बाद हम एफ स्कोर देखेंगे। यहाँ पर ये एफ स्कोर हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि कंपनी की पास्ट ईयर के कंपैरिजन इस ईयर क्या परफॉर्मेंस रही है, जिस ईयर हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं उस ईयर कंपनी की क्या परफॉर्मेंस रही है एज़ कम्पेयर टू पास्ट ईयर। तो लेट से यहाँ पर मैंने कट ऑफ डिसाइड किया है 6 का, और यहाँ पर टोटल स्कोर भी आ रहा है 6 का। तो आप देखेंगे कि ये हमारे कट ऑफ को मीट कर रहा है, क्योंकि ये हमारा टोटल यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का ही हमारा टोटल स्कोर बैठता है। तो 9 के स्कोर पर मैंने यहाँ पर 6 का अपना कट ऑफ डिसाइड किया है। आप इसको 7 भी कर सकते हैं, आप इसको 8 भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है, या आप इसको 5 4 भी कर सकते हैं अगर आप थोड़ा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करते हैं तो। उसके बाद हम रेशियो एनालिसिस करेंगे। रेशियो एनालिसिस हम कैसे करेंगे, हम पास से इस तरह से कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक करेंगे। ये देखिए हम ईपीएस की ग्रोथ चेक करेंगे, हम ये डीपीएस चेक करेंगे, ये सब रेशियो को हम इंटरप्रेट कैसे करेंगे वो सब हम समझेंगे। उसके बाद हम प्रोजेक्शंस फाइनेंशियल्स, ये भी हमारी सारी ऑटोमेटिक कैलकुलेटेड शीट होती है जो हमारे इनपुट्स पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिसाइड करेंगे। कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम निफ्टी के साथ अवंती फीड का यहाँ पर बीटा, हमने देखिए बीटा कैलकुलेट किया है। उसके बाद हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल रही है। उसके बाद हम वैल्यूएशंस करेंगे। वैल्यूएशंस में हमारे पास डिस्काउंटेड कैश फ्लो, एक्सपेक्टेड मॉडल, ये प्राइस टू अर्निंग, इस तरह से हम वैल्यूएशंस करेंगे। हमारे रेजिडुअल वैल्यूएशन भी आएगा, वो भी हम उसमें करेंगे। और यहाँ पर हम अजम्पशंस वाली शीट होती है हमारी, ये अजम्पशन वाली शीट में हमें यहाँ पर अजम्पशन टाइप लिखना है कि हम लेटेस्ट ग्रोथ प्रेफर करते हैं, हिस्टोरिकल प्रेफर करते हैं, EIC प्रेफर करते हैं, या मैनुअल अजम्पशन प्रेफर करते हैं। तो इस बेस पर यहाँ पर ऑटोमेटिकली फिगर कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जो हमारी ये हमारे प्रोजेक्शंस में, हमारे प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल्स में हमारी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। तो देखिए अच्छा फाइनेंशियल मॉडल वो मॉडल होता है जिसमें आपको ज़्यादा इनपुट में ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। आपने एक फाइनेंशियल मॉडल बनाने में काफ़ी मेहनत की है, और अब अगर आप बार बार इनपुट डालने में, अगर आप बार बार इनपुट डालने में आप मेहनत कर रहे हैं तो वो एक अच्छा फाइनेंशियल मॉडल नहीं माना जाएगा। अच्छा फाइनेंशियल मॉडल वो मॉडल होगा जो आपको एकदम से क्विकली सब चीज़ें कैलकुलेट कर शो कर दे। तो यहाँ पर हमारे पास जो भी हमारे ब्लू में वो सब हमारे इनपुट हैं, और जो भी ये हमारे ब्लैक में है वो सब हमारे ऑटोमेटिकली कैलकुलेटेड है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर कैलकुलेशन शीट है, ये हमारी EIC में काम आएगी। ये शीट हमारी जो हमें GDP के साथ रिलेटिवली हमारी सेक्टर की ग्रोथ और फिर कंपनी की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। यहाँ पर इस तरह का ये हमारा एक EIC एनालिसिस भी यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट हम कवर करेंगे। उसके बाद ये हमारी समरी शीट होगी जो हमारी डैशबोर्ड को प्रिपेयर करने में हमारी हेल्प करेगी। और उसके बाद ये हमारी बैलेंस शीट है, और ये हमारी इनकम स्टेटमेंट। ये सब डेटा हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ये हम मनी कंट्रोल से डाउनलोड करेंगे। बट मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप जो भी डेटा ले वो आप एनुअल रिपोर्ट से डाउनलोड करें,
क्योंकि मनी कंट्रोल और एनुअल रिपोर्ट के डेटा में काफ़ी टाइम, अगर आप मतलब कि अगर आपका पर्पस एकदम हार्डकोर इन्वेस्टमेंट, अगर आप अपनी रियल मनी को इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप एनुअल रिपोर्ट को प्रेफर करें। वो भी हम समझेंगे कि एनुअल रिपोर्ट हमें किस तरह से रीड करनी है। लेकिन अगर आपका पर्पस एनालिसिस का है, आपको समझना है कि एनालिसिस कैसे करते हैं, तो हम मनी कंट्रोल के डेटा से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा भी पर्पस हमारा एकदम से इन्वेस्ट करने का नहीं है, अभी यहाँ पर हमारा पर्पस समझने का है कि किसी भी कंपनी को हम कैसे समझे, उसकी पास परफॉर्मेंस को कैसे समझे, उसका ग्रोथ पोटेंशियल हम कैसे चेक करें, वो सब हमारा यहाँ पर पर्पस है। जब हम इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे उसके बाद हम रियल एनुअल रिपोर्ट से डेटा लेंगे और फिर हम एनालिसिस और वैल्यूएशन करेंगे और उसके बेस पर हम इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न लेंगे। उसके बाद ये आप देखेंगे कि यहाँ पर कैश फ्लो हमारा आ जाता है। ये हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी की फेस वैल्यू 10 से 2 हुई है और फिर 1 हुई है। तो इस तरह से हमारा ये फाइनेंशियल मॉडलिंग हम करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए अभी हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सबसे पहले मैनेजमेंट चेक की, क्योंकि किसी भी कंपनी के लिए मैनेजमेंट चेक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। एक अच्छा ड्राइवर ही आपको डेस्टिनेशन तक ले जा सकता है, भले ही आपकी गाड़ी ख़राब हो। और अगर आपकी गाड़ी एकदम नई है और आपका ड्राइवर ही ख़राब है तो वो आपको डेस्टिनेशन तक नहीं ले जा पाएगा। तो किसी भी एनालिसिस से पहले सबसे पहले मैनेजमेंट को चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो हम जानेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हम प्योर एनुअल रिपोर्ट से समझेंगे, एनुअल रिपोर्ट की हेल्प से, कि हमको उसको कैसे पढ़ना है मैनेजमेंट को चेक करने के लिए। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, बाकी अपना ध्यान रखिए।